स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 आज पढ़ने वाले हैं। आपका अध्याय नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है ना, एक चर का द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो बच्चों आज हम सबसे पहले इसके बेसिक चर्चा करेंगे कि इसमें आपका जो एक चर का जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसमें द्विघात किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, इक्वेशन क्या चीज है, एक चर क्या चीज है, इन सबको हम क्या करेंगे बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखें और ध्यान से समझते जाएं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। तब आपको हर एक पॉइंट धीरे धीरे आपको क्या होगी समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो आपके जो अध्याय 3 है, एक चर का द्विघात समीकरण, इसके बेसिक पर है। तो हम इसके बेसिक पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल डीप में जाके इसका अध्ययन करेंगे हम। तो मैंने बहुत सारे डाटा को बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आपका समय बचे और मुझे समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग समीकरण, और इसी को हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों इस बात को आप याद रखेंगे कि जो द्विघात समीकरण जो है उसको हम लोग वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। अब देखिए एक चर का द्विघात समीकरण, अब एक चर का द्विघात समीकरण बार बार आपके बुक में पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब हम इसको क्या करेंगे, आपके चैप्टर में शॉर्ट में हम लोग इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण, या कभी कभी आगे जब आप जाएंगे तो वर्ग समीकरण से इसी द्विघात समीकरण का नाम वर्ग समीकरण हो जाएगा, और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तीनों नाम सेम है, मैं किसी भी नाम का यूज करूं आप समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं, द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अब समझते हैं द्विघात क्या चीज होता है, क्वाड्रेटिक क्या चीज होता है। ठीक है, तो द्विघात कहने का मतलब जिसकी घात क्या हो, 2 हो, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी अधिकतम पावर 2 हो, उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसका मतलब होता है वर्ग स्क्वायर। आप लोग को पता होगा जिसकी अधिकतम पावर 2 है उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ग पढ़ते हैं। जैसे 4 की पावर 2 तो 4 की वर्ग या 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए मैंने नंबर भी लिख दिया है 2। समझ जाना कि द्विघात बोले कि वर्ग बोले, इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब द्विघात समीकरण को समझने से पहले हम द्विघात बहुपद को समझते हैं, क्योंकि आपने क्लास 9th में और आपके क्लास 10 में भी, पिछले क्लास में भी आपने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा हुआ है। आपने तो क्लास 9th में एक चर का जो बहुपद था उसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हम सबसे पहले द्विघात बहुपद को समझते हैं। तो देखिए, द्विघात बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल या एक ऐसा बहुपद जिसकी क्या हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहीं पर इसको वर्ग बहुपद भी लिख दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि द्विघात का ही मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। तो हम द्विघात को वर्ग भी लिख सकते हैं, इसको वर्ग बहुपद भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इन नामों को याद रखिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों का यूज होता है। और मान लीजिए आप 2-3 राइटर का बुक पढ़ते हैं तो वहां पर नाम भी आपको चेंजेस मिलेगा। ठीक है, तो सभी नाम को आप याद रखेंगे कि इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मैंने एग्जाम्पल लिख दिया हुआ है, ये लिखा हुआ 5x² प्लस px प्लस 9। ठीक है, और ये py इक्वल लिखा हुआ है 3y² प्लस y प्लस 6। यहाँ पर मैं कुछ आप लोग को बेसिक बताना चाहूंगा। ये जो x होता है ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखते हैं ये हमारा होता है वेरिएबल। ठीक है, और ये जो होता है ये p करके लिखा हूं, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल, इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी जिसकी वेरिएबल x हो उसका पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ y, यानी इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होंगे वो क्या होगा, y होगा। तो हम जो यहाँ पे py करके लिखते हैं, यहाँ पे px करके लिखते हैं, तो यहाँ पे जो वेरिएबल लिखते हैं हमें बता देता है कि यही वेरिएबल का क्या होगा, हमारा जो पॉलिनोमियल होगा उसी वेरिएबल का होगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट में उस वेरिएबल को लिखते हैं, माने उस चर को लिखते हैं जो हमारा क्या हो, आगे आने वाला चर है उसको। आया बात यहाँ पे समझ में? तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल और y का मतलब
इसमें यूज होने वाले वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखिए आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक नोट करके एक एग्जांपल लिया हुआ है p, इसको छोड़िए आप, इसको छोड़िए, इसको देखिए 4x² प्लस 3m प्लस 2y प्लस 3। अब आप देख पा रहे हैं कि ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक बहुपद है। अब कौन बहुपद है, कैसा बहुपद है, क्या बहुपद है, उसको अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझिए कि क्या है, एक बहुपद है। अब देखिए इस बहुपद को मैंने कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख दिया p। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं x लिखा हूँ, फिर m लिखा हूँ, फिर y लिखा हूँ। इसका कहने का मतलब इस जो वाले जो बहुपद होगा इसमें हमारे क्या होगा, x वाला वेरिएबल, m वाला वेरिएबल और y वेरिएबल, ये तीनों वेरिएबल क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ 4x², 3mx, m, यहाँ पे y और ये 3h हो रहा है। और साथ ही सर याद रखेंगे ये होने वाले वेरिएबल्स के यूज के क्रम को भी बताता है कि सबसे पहले x लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब इसमें सबसे पहले वेरिएबल आया होगा x, भले बाद में और आ सकता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा, x वेरिएबल आया होगा, फिर m आया होगा, फिर y आया होगा। आगे चल के ये रिपीट हो सकता है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो x, m और y ये तीनों वेरिएबल क्या है, क्रम से आया हुआ है, इसीलिए हमने लिख दिया इसको p x m y। और इस जो बहुपद है इसका हमने नाम दे दिया p x m y। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इससे हम डिनोट करेंगे। इसका कहने का मतलब पुनः मैं बता रहा हूं, एक ऐसा बहुपद जिसमें x, m, y वेरिएबल यूज हो रहे हैं, वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि आपने पहले सबसे पहले देखा द्विघात समीकरण, तो आपने समझा कि द्विघात समीकरण उसे बोलेंगे, सॉरी बच्चों, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। द्विघात बहुपद उसे बोलेंगे जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसकी अगर अधिकतम पावर देखा जाए तो इसमें अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। देखिए यहाँ पर एक बात और बता दूं, अधिकतम पावर कहने का मतलब इसके पावर को जोड़ना ही है। जैसे इसकी पावर 1 हो गई, इसकी पावर 2 हो गई, दोनों को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा सर, ऐसा आपको देखना है कि कौन से पद में अधिक ज्यादा पावर है। तो सबसे ज्यादा ये जो पहले वाले पद को देखा था जिसमें ज्यादा पावर है, तो यही इसकी क्या होगी, अधिकतम घात होगी, अधिकतम मैक्सिमम क्या होगी, पावर होगी। तो इसकी मैक्सिमम पावर 2, इसकी मैक्सिमम पावर 2। ठीक है, यानी द्विघात बहुपद कहने का मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, उसे हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब आपके पास प्रश्न ये आता है, क्या ये द्विघात बहुपद है? आपके पास ये प्रश्न आता है, क्या ये द्विघात बहुपद है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? आपके पास ये प्रश्न आया। दूसरा, क्या ये वन वेरिएबल वाला है? वन वेरिएबल का है क्या? वन वेरिएबल का क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? देखिए आपसे मैं 2 प्रश्न कर रहा हूं। यहाँ पे पहला मेरा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, QP मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? दूसरा ये पूछना चाह रहा हूँ, वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या ये वन वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो देखिए इन दोनों प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, अगर बोला जाए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप तो बोल सकते हैं कि इसकी अगर पावर देखें तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन कुछ शर्त होते हैं पॉलिनोमियल होने के, बहुपद होने के, उसको हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट करके यहाँ पे हिंदी में लिख दिया हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ। जिसको हिंदी समझ में आता है हिंदी में पढ़िए, जिसको इंग्लिश समझ में आता है इंग्लिश में पढ़िए। ठीक है, देखिए बहुपद का एक ये फॉर्मेट होता है। अगर कभी भी बहुपद जो होता है, पॉलिनोमियल जो होता है, अगर इस फॉर्मेट में है तो क्या होता है, वह बहुपद होता है। कैसा? अचर, यहाँ पे कोई अचर होना चाहिए और यहाँ पे कोई चर होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे जो चर की जो पावर होगी वह पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होल नंबर होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या होल नंबर क्या चीज होता है? तो होल नंबर माने वह गिनती की वह संख्या जिसमें जीरो भी शामिल हो। जैसे क्या गिनती की संख्या बोला जाए तो आप लोग देखते होंगे गिनने के लिए क्या यूज करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप जितना आगे जाते हैं आप चलते जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाए, जो गिनती की जो संख्या उसमें जीरो भी शामिल हो जाए। तो देखिए 0 1 2 3, तो ये अनंत तक दिया जाएगा, तो ये हमारा कहलाता है पूर्ण संख्या, जिसमें भी क्या हो जाए, जीरो इंक्लूड हो जाए। 0 से 1 2 3 4 अनंत तक जाने वाली संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो बहुपद, और ये बताया यहाँ पे कोई अचर, अचर कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है आपका। ठीक है, कोई भी नंबर कहने का मतलब रियल नंबर हो सकता है आपका। ठीक है, रियल नंबर में कोई भी आता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। मान लो जाए, बोल जाए पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, इंटीजर,
ठीक है, जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय, अचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे जो चर होगा, चर कहने का मतलब एक्स वाई जेड जो भी होगा हमारे बहुपद में हो, उसकी जो पावर होगी वो हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप लोग को बहुपद समझ में आ गया होगा, और बहुपद की और बेसिक क्लास मैंने पिछले क्लास में ले लिया है, तो यहाँ पे आपको बहुपद क्लियर होगा कि बहुपद है क्या चीज है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे जो बहुपद को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन में आपका एक प्रश्न आएगा कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो वहां पर आप चेक करेंगे क्या ये बहुपद है, तो ये समीकरण कंडीशन फॉलो कर रहा है, अगर हाँ कर रहा है तो बोलेंगे कि द्विघात समीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, चलिए छोड़िए, पहले समझते हैं। आपने बहुपद समझ लिया, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए अचर, तो अचर का मतलब इसमें भी अचर है, माने हमारे जो चर का जो गुणांक में अचर है, इसको हम लोग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बोला जाए तो 4, माने एक्स स्क्वायर गुणांक बोला जाए तो क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे अचर भी है, चर भी है, पावर 2 भी है, होल नंबर। यहाँ क्या है, चर है, अचर है, पावर क्या है, 1 है। यहाँ भी चर है, अचर है, पावर 1 है, और ये x की पावर 0 है। अगर ये कुछ नहीं है तो आप जानते हैं हम 3 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 0। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या हो गया आपका चर हो गया, और ये क्या हो गया आपका अचर संख्या हो गया, और इसकी पावर क्या हो गई आपका होल नंबर हो गया, ठीक है, पावर 0। उसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी इसका कहने का मतलब जो मैं ये लिखा हुआ हूँ pxmy वाला जो उदाहरण, ये हमारा क्या चीज है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न ये आता है, वन वेरिएबल वाला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 है, 3 वेरिएबल का यूज हो रहा है, यानी 1 वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, परंतु 1 वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये 1 वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें ओनली वेरिएबल x है, यानी 1 वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं क्या ये 1 वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि इसमें वेरिएबल संख्या कितनी है, 1 है, 1 है, यानी वो 1 वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक आता है एक चर का द्विघात बहुपद। अब देखिए इसी बात को नीचे समझा रहा हूं, एक चर का द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की संख्या क्या हो, 1 हो, और कौन सा पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। उसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। यही इस एग्जांपल को भी मैं यहाँ रिपीट कर सकता था, इस एग्जांपल को भी यहाँ मैं रिपीट कर सकता था, क्योंकि ये भी इसी का एग्जांपल है, बट मैंने सोचा कि कुछ और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए यहाँ पे क्या किया हूं, दूसरा एग्जांपल लिया हुआ। चाहे तो ये भी आपका क्या है, इस एग्जांपल में शामिल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए px इक्वल क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, pz इक्वल z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 6। आपको पता है, मैं बता दिया हूं कि pz जो ब्रैकेट में लिखा रहता है वे हमारे वेरिएबल होते हैं, और वे बताते हैं कि हमें जो हमारा जो बहुपद होगा उस वेरिएबल का होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं px यानी p पॉलिनोमियल और x क्या चीज है, यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा मुख्य जो टॉपिक है एक चर का द्विघात समीकरण, जिसको हम समझने के लिए इतना सारा डाटा पढ़ रहे थे, इतना सारा हमने जाना, इस चीज को बस समझने, किसको समझने के लिए, एक चर का द्विघात समीकरण क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने इतनी जानकारी पहले इकट्ठा की। अब देखिए क्या होता है एक चर का द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं समीकरण क्या चीज होता है। जब हमको समीकरण समझ में आ जाएगा तब ये सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण समझिए। समीकरण कहने का मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी बहुपद को अगर हम 0 की इक्वल कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, समीकरण बन जाता है। जैसे यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, समीकरण इक्वल होता है बहुपद इक्वल 0, यानी कोई भी बहुपद को अगर हम इक्वल 0 करके लिख दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। अब आप इसमें ये ध्यान मत देना कि देखिए यहाँ पे मैं इसलिए बहुपद को इक्वल 0 करके लिखा हुआ हूँ क्योंकि जो पॉलिनोमियल होगा, जो बहुपद होगा, वही आपके द्विघात समीकरण में आएगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को समीकरण के रूप में बताने के लिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बहुपद का वर्ड का यूज किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए जरूरी नहीं है कि बहुपद ही अगर इक्वल 0 हो तो वो क्या होगा, समीकरण होगा। जो आपका जो अलजेब्रा होगा, अलजेब्रा माने जो बीजीय जो संरचना होगा, ठीक है ना, बीजीय संरचना जो होगा या संरचना, इसको भी अगर आप 0 करेंगे तब ये 0 होगा। बीजीय संरचना क्या चीज होता है,
ये भी क्या होगा आपका इक्वेशन होगा। बीजीय संरचना क्या चीज होता है, तो बीजीय संरचना कहने का मतलब एक ऐसा रूप जिसमें क्या होता है प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा जाता है या इंटू मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में भी लिखा जाता है, जिसमें क्या होता है हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट माने चर और अचर जितने भी नंबर होते हैं उन सभी नंबरों को जो मिक्सचर को जो लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बीजीय संरचना। ठीक है, इसकी मैं डिस्कस पिछले क्लास में कर चुका हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो इसको भी अगर इक्वल जीरो कर दिया तब भी ये इक्वेशन होगा, परंतु चूंकि अभी आपके जो चैप्टर आपके जो सिलेबस है उसमें बहुपद का यूज होना है, इसमें जो आपका द्विघात बहुपद होगा वही क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिया है, जब समीकरण कोई भी जब समीकरण तभी कहलाएगा जब बहुपद क्या होगा इक्वल जीरो होगा। इसका कहने का मतलब यही नहीं है कि बहुपद ही हो तभी होगा, आप बीजीय संरचना को भी इक्वल कर देंगे तब भी जीरो होगा। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर जिसको अगर इक्वल जीरो कर दे जाए, ठीक है, नंबर जैसे 2 इक्वल जीरो, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2x की पावर क्या कर सकते हैं जीरो। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ये चर और अचर दोनों मिला हुआ इक्वल जीरो है, तो ये भी क्या हो सकता है बहुपद हो सकता है। ठीक है, यानी किसी को भी अगर जीरो इक्वल कर दी जाए, किसी भी नंबर को चर अचर को इक्वल जीरो कर दिया जाए तो क्या हो जाता है समीकरण बन जाता है। तो आप समीकरण क्या समझ में आ गया होगा, इक्वल जीरो करके लिखना क्या कहलाता है समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण हम पढ़ेंगे, तो हम सिर्फ द्विघात बहुपद को इक्वल जीरो करते हैं तभी तो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। और साथ ही उसमें एक कंडीशन लगा दिया है, इसमें जो द्विघात समीकरण जो होगा, जो द्विघात समीकरण होगा वो कैसा होना चाहिए, एक चर का होना चाहिए। यानी हमको एक चर का बहुपद लेना होगा, एक चर का द्विघात बहुपद लेना होगा। एक चर के द्विघात बहुपद को जब इक्वल जीरो कर देंगे तो हमारा बन जाएगा एक चर का द्विघात समीकरण। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने बताया 1 2 3 4, ये जो 4 है ये सभी क्या है एक चर वाला द्विघात बहुपद है। तो इन सभी को मैंने क्या कर दिया इक्वल कर दिया हुआ है, तो ये क्या बन गया मेरा एक चर का द्विघात समीकरण, जिसमें पहला है 4x² + 9x + 1 = 0, दूसरा z² + 2z + 6 = 0, तीसरा 5x² + 4x + 9 = 0, चौथा 3y² + y + 6 = 0। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है और जो हमारा वेरिएबल है, अगर इन दोनों को जीरो कर दिया जाए तब ये क्या बन जाता है इक्वेशन बन जाता है। यानी इस इक्वेशन जब बनता है तो जो हमारा जो p x बोलना चाहिए, यहाँ पे x है, जो px क्या हो जाता है इक्वल जीरो हो जाता है। आप देख पा रहे हैं px है या कहीं पे pz लिखा हुआ है या कहीं पे py लिखा हुआ, उसको मैंने क्या कर दिया जीरो कर दिया, तो क्या बन गया हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, तो एक चर का द्विघात समीकरण क्या होता है इस तरह से होता है, और ये हमारा क्या कहलाएगा एक चर का द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला हम इसके अब स्टैंडर्ड फॉर्म पे चर्चा करते हैं। द्विघात वर्ग समीकरण का सामान्य रूप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहीं कहीं पर आपको सामान्य रूप को कहीं पर व्यापक रूप भी लिखा जाता है, इसका मतलब समझिएगा कि सामान्य रूप ही होता है। ठीक है ना, वो अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है अलग अलग बुकों में। ठीक है, तो देखिए जो हमारा जो द्विघात समीकरण होता है या वर्ग समीकरण होता है उसका व्यापक रूप कुछ इस तरह से होता है ax² + bx + c = 0। अब देखिए तो आप लोग को पता होगा कि ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर इसको चेक करना है सबसे पहले आपको बताया था, आप चेक करेंगे द्विघात बहुपद है कि नहीं। द्विघात बहुपद यानी सबसे पहले आप देखेंगे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप देख पा रहे हैं सबसे मैक्सिमम पावर इस टर्म में है और कितनी है 2 है, यानी ये तो द्विघात बहुपद है हमारा। अब देखिए ये बहुपद होने के लिए कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए x² की पावर 2, यानी यहाँ पे क्या है ये मान लीजिए हमारा कांस्टेंट टर्म है abc, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया abc, लेकिन ये वेरिएबल इसकी पावर 2 होल नंबर है, इसकी पावर 1 ये भी होल नंबर है। आपको दिख रहा होगा कि जो c हमारा अगर हम इसको कांस्टेंट मान रहे हैं तो यहाँ पे ना वेरिएबल है ना वेरिएबल की पावर होल नंबर है। तो बच्चों आपको बता दूं जो हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है तो c है, अगर इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि आप लोग को पता है किसी भी पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, c × 1 डायरेक्ट इसको हम लोग c लिख सकते हैं। यहाँ पर x की पावर 0 है इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या कर दिया गया c लिख दिया गया है। यानी ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, माने द्विघात बहुपद ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर दिए इक्वल 0 कर दिए, यानी हमारा क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो द्विघात समीकरण होता है उसका सामान्य रूप होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है x² + bx + c = 0।
ये आगे आपके जब एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो यूज होगा। अब यहाँ पे कंडीशन याद रखेंगे हमेशा, क्या कंडीशन कि ए क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल जीरो। जो ए होगा ये कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ए को हम जीरो के इक्वल कर देंगे तो यही जीरो हो जाएगा, तो एक्स के पावर जीरो, एक्स की पावर 2 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये वाला पद पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये बी एक्स प्लस सी ही हो गई। फिर ये बचा क्या, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ क्या, नहीं हुआ, इसमें तो पावर 2 आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे ए इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो का। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ हूँ, ये जो क्या होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते क्रम, कभी भी क्या होता है जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसको, उसकी जो टर्म्स होते हैं उसको उसके घात के घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इसके अधिकतम घात 2, इसके अधिकतम घात 1, और इसमें कुछ नहीं दिया मैंने, अधिकतम घात क्या है 0 है, यानी 2 1 0, यानी हम इसको क्या किए, कैसे अरेंज किए हुए हैं, इनके घातों के घटते क्रम में। इसके जो चर हैं, जो इसके जो चर हैं वेरिएबल्स हैं, तो चर के घात के घटते क्रम में हम इसको क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। तो इस फॉर्म में क्या करते हैं, हमेशा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसको हम सेटअप करते हैं, जमा के लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे होंगे एक्स इसका लिखा हुआ है, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, चर है, वेरिएबल है। और ए बी ओनली ए और बी की बात किया जाए तो ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और बी हमारा क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, तो मैंने लिख दिया ये कोएफिशिएंट यानी गुणांक। ठीक है, अब देखिए सी, तो सी अगर ओनली आपसे सी पूछा जाए तो आप बताएंगे सी हमारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, चर पद है। और अगर आपसे कोई ए बी सी तीनों की बात किया जाए तो आप बताना ये क्या चीज है, रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है। रियल नंबर्स वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें क्या होता है, देखिए रियल नंबर में आपके सभी संख्याएं आती है, समस्त जितने भी नेगेटिव हैं, जितने भी पॉजिटिव हैं और जीरो, ये तीनों तो आएगा। इसके साथ साथ रूट वाली जो संख्या है, पी बाई क्यू वाली जो संख्या है, ठीक है ना, यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और जितनी भी संख्याएं होती है इमेजिनरी को नंबर को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर में आता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि माइनस हो कि प्लस हो कि 1 हो कि 2 हो, जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमेशा आप याद रखेंगे जो ये जो ए होगा ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो की इक्वल बस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये चाहे तो बी और सी ये सब जीरो हो सकता है, लेकिन ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिर से पुनः बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये क्या चीज है, हमारा जो द्विघात समीकरण है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, सामान्य रूप है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह से हमने देखा तो इसकी हम कुछ परिभाषा भी लिख सकते हैं, कुछ इसका डेफिनेशन भी दे सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन जिसकी अधिकतम पावर, माने एक ऐसा इक्वेशन जिसकी अधिकतम पावर क्या हो, 2 हो, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन की अधिकतम पावर 2 हो जाए तो वह क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ऐसा हम इसको याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है द्विघात, जिसको हम लोग वर्ग भी बोलते हैं, द्विघात समीकरण के मूल और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप रूट के बारे में या बोलना चाहिए हल के बारे में, या जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य, इस सब के बारे में आप पिछले क्लास में भी पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं और आप लोग इसको अच्छी तरह समझते हैं। फिर भी पुनः एक बार इसकी जानकारी को रिमाइंड करते हैं, पुनः इसको समझते हैं कि क्या होता है। अगर मूल की बात किया जाए तो कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण का बोल दिया जाए कि वह मूल है, यानी आपको पता है कि जब उस मूल को यानी उस मान को, उस हल को उस इक्वेशन में रखा जाता है, माने जिस इक्वेशन का वह हल है, जिस समीकरण का वह हल है, उस समीकरण में जब उस मान को रखा जाता है, उस वैल्यू को जब पुट किया जाता है तो दोनों साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है। अगर इसका मान ले जाए कोई मूल दिया हुआ है, कोई हल दिया हुआ है, अगर इस हल को जब हम इसमें रखेंगे तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी पुनः एक बार आप बता रहा हूं, किसी भी समीकरण का मूल उस समीकरण को क्या कर देता है, उस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को आपस में इक्वल कर देता है, तभी वह क्या कहलाता है, उस समीकरण का मूल कहलाता है, उस समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, अब आप लोगों ने तो समझ लिया कि हल क्या चीज होता है।
एक समीकरण होता है, उस समीकरण का हल है। अगर मान लो हल है, तो जब उस हल को जब उस समीकरण में रखेंगे, उस मान को जब उस समीकरण में रखेंगे, उस वैल्यू को जब उस समीकरण में रखेंगे, तो वो क्या कर देगा, इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को आपस में क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। ठीक है, मान लीजिए राइट में 0 है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो राइट में कुछ नंबर रहता तो लेफ्ट में भी क्या होगा, कुछ नंबर आता। तो इसीलिए मैं बता दिया हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड का। अब मेन पॉइंट इसमें आता है कि हम कैसे जानेंगे कि हम अपने समीकरण देख के, हम अपने समीकरण को देख के, हम अपनी इक्वेशन को देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि इसके हल कितना निकल सकता है। तो देखिए, चूंकि हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, वर्ग समीकरण होता है, उसकी अधिकतम पावर की अगर बात किया जाए, वेरिएबल की अधिकतम पावर देखा जाए, मैक्सिमम पावर देखा जाए, तो आप देख पा आप जान रहे हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है उसकी अधिकतम पावर कितनी होती है, 2 होती है। इसका कहने का मतलब इसका हमारा 2 सॉल्यूशन, 2 हल निकल सकता है। माना ये हल कौन कौन सा है, अल्फा और बीटा है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर मान ले जाए, अभी तो द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, मान ले जाए अगर हम त्रिघात समीकरण की बात किए हैं कि चतुर्थ घात वाले समीकरण की बात करें, तब की स्थिति में क्या हमारा सॉल्यूशन 2 ही होगा, क्योंकि वह समीकरण है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन की अधिकतम पावर जितनी रहेगी, मान लिया जाए यहाँ पर इसकी अधिकतम पावर 2 है, तो इसके हम 2 हल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए इसकी अधिकतम पावर 4 है, तो हम इसकी अधिकतम 4 हल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी मान लीजिए अधिकतम पावर 5 है किसी भी इक्वेशन की, तो हम उसका 5 हल निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी भी इक्वेशन की अधिकतम पावर 10 है, तो हम उसके क्या कर सकते हैं, 10 हल निकाल सकते हैं। यानी उस समीकरण का जो हल है, उस समीकरण की क्या होते हैं, पावर पे डिपेंड करता है, घात पे डिपेंड करता है कि उसका कितना हल होगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, चूंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके 2 हल निकल सकते हैं। मैंने माना अल्फा और बीटा, और आपके चैप्टर में कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आपके जो रूट्स होंगे, जो मूल होंगे, उसको हम लोग अल्फा बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपसे बेसिक थे। अब इतने बेसिक का यूज करते हुए हम आपके आगे आने वाले जो एक्सरसाइज 1 है उसको हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले हम ट्राई दिस के क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं।